हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हिंदी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये मैंने जो क्वेश्चन दोस्तों जो इंक्लूड किए हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर एग्जाम के, जैसे कि एसएससी जीडी और जो भी स्टेट के एग्जाम को गए, उनके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हीं के मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लास्ट तक वीडियो तक देखिए, ताकि आपका जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन हो सके। इसमें मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड की है, तो आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई दोस्त नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है। ये 4 वर्ड दिए हैं, इसमें कौन सा शुद्ध वर्ड है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पुण्य आपका इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपके शुद्ध शुद्ध से ये 2 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड भी लिया है, इंक्लूड किया है, जिनमें से पूछ सकते हैं इनमें से शुद्ध शुद्ध। जैसे अनाधिकार, अनाधिकार ये गलत होता है, अनाधिकार नहीं होता तो अनधिकार होता है, ये इसका शुद्ध होता है। वाल्मीकि ये बहुत बार पूछा गया वर्ड है। तो वाल्मीकि में जो की मात्रा होती है दोस्तों, तो ई छोटी की मात्रा होती है। वाल्मीकि, वाल्मीकि ई की मात्रा होती है। व्यवहारिक में इस प्रकार ये गलत होता है, व्यवहारिक में ये है दोस्तों। संग्रहित, संग्रहित में इस प्रकार का लिखा होता है, संग्रहित। और अक्षौहिणी में अक्षौहिणी होता है। पुनर्जन्म भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। और व्यवहारिक ये भी इम्पोर्टेंट है। वाल्मीकि तो है, ये वाल्मीकि इसमें से व्यवहारिक। और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में जब पर र की मात्रा रहेगी, न कि न पर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बाकी जो सीआरपीएफ का मॉक टेस्ट दोस्तों अभी देखते हैं, अगर आ जाएगा तो मैं करवा दूंगा। देखते हैं कि आधुनिक, आधुनिक आपको विलोम बताना है। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। आधुनिक है तो प्राचीन आपका विलोम बन जाएगा। तत्कालीन और समकालीन ये एक दूसरे के समानार्थी हैं दोस्तों, है ना। एक ही समय में होने वाली चीज को क्या बोलते हैं, समकालीन, और उसी को बोलते हैं तत्कालीन। ये भी आपका समानार्थी शब्द है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसके लिए एक वर्ड में आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा उदयाचल। क्या होगा, उदय। उदय का मतलब होता है पीछे, तो पीछे है तो यहाँ पर उदयाचल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ये भी शुद्ध शुद्ध कहा गया दोस्तों। इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा है परिणति का, है ना। तो परिणति की ये परिणति की परिणति की परिणति, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, परिणति जो शब्द होता है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन 4, जो कि पर सब में ई की मात्रा रहेगी, है ना। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे छतरी हो गया, छतरी में ई चोटी की मात्रा होती है। गृहिणी में क्या होता है, गृहिणी भी कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। तो गृहिणी जो होता है दोस्तों, गृहिणी इस प्रकार लिखा जाता है ना। ज्योत्सना में आधा सा रहेगा। त्योहार में दोस्तों, त्योहार भी कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। त्योहार में ये बस होता है, ओ की मात्रा होती है, त्योहार, है ना। दायित्व तो इजी है। कार्यवाही गलत है दोस्तों, कार्यवाही इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य रहे हैं। इनकी पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ऐड हो सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको बताना है महीप, जो महीप वर्ड है उसका समानार्थी पर्यायवाची बताना है दोस्तों, है ना। तो महीप वर्ड का जो पर्यायवाची होता है महीप का मतलब होता है नरेश, है ना। तो महीप का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट और पर्यायवाची देख लेते हैं इसके। कुछ वर्ड हैं दोस्तों, जैसे महीप का समानार्थी नरेश होता है। महीप का मतलब होता है दोस्तों राजा, है ना, जो राजा होते हैं, राजा। ये तो सबको पता होगा। निप्र ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निप्र, भूपति, भूप, नरेश,
महीपत, अवनीश हो गया। नरेंद्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नरेंद्र में कौन सी संधि होती है, आपको कमेंट बताना है कि नरेंद्र में कौन सी संधि होती है। इसका विच्छेद भी बताना है और इसमें कौन सी संधि होती है ये भी बताना है। महिपाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजा जो होता है दोस्तों, राजा के कौन कौन से हो गए इंपॉर्टेंट। महीप तो एक हो गया, महीप एक हो गया, नृप एक हो गया, अवनीश एक हो गया, नरेंद्र। कुछ और वर्ड हैं जो इनके आपको पर्यायवाची याद होने चाहिए, जैसे कि शिव, शिव का महेश हो गया, हर हो गया, त्रिलोचन हो गया, रुद्र, उमापति, महादेव, नीलकंठ, भूतेश और व्योमकेश। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है व्योमकेश वर्ड। व्योमकेश किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, केश है, केश यानी शिव। व्योमकेश क्या हो गया, शिव। इंद्र का जो हो गया दोस्तों, इंद्र के भी पर्यायवाची सुरेश हो गए। अमरप्रत, पति, व्रजधर, व्रज और वासव, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपत, ये सब आपको याद रखने हैं इंद्र के पर्यायवाची। सूर्य का इंपॉर्टेंट है भानु, सूरज तो पता ही होगा दिनकर, रवि, अर्क, दिवाकर इंपॉर्टेंट है और अर्क। दिनेश का हो गया हंस और आदित्य। तो ये इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची दोस्तों, इनको आप याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यांश में आपको एक शब्द बताना है कि जिसका दमन करना जो है तो कठिन है ना। किसी चीज का दमन करना कठिन है, उसके लिए एक वाक्य में आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्दम। दुर्दम आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनके भी देख लेते हैं। जैसे इसका दुर्दम हो गया, जिसका दमन करना कठिन है। और जहाँ जाना कठिन है ना, जाना कठिन है तो वहाँ पर दुर्गम हो गया। जो देखने योग्य हो दृष्टव्य हो गया। जिसे सरलता से न जाना सके वो हो गया दुर्बोध। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिसे आप आसानी से नहीं जान सकते उसका एक वाक्य में क्या हो गया, दुर्बोध, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जो छंद होता है उसमें कितने चरण पाए जाते हैं। तो एक जो छंद होता है उसमें दोस्तों चार, बेसिकली क्या होता है कि चार ही चरण पाए जाते हैं। कुछ अपवाद छंद हैं जैसे कुंडलिया हो गया, छप्पा हो गया, उनमें 6 चरण भी हो जाए पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक बेसिकली पूछे कि एक छंद में कितने चरण पाए जाते हैं, किसी का नाम दे के ना पूछे, तो वहाँ पर आपको हमेशा ऑप्शन नंबर जो है तो 4 जहाँ रहेगा वही आपको करेक्ट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 4 विकल्प देख दिया है और इसमें से एक का चयन करना है कि हाथी ने केला खाया, इसको कर्म वाक्य में उतारना है ना। कर्म वाक्य क्या होता है, जैसे अपन इंग्लिश में वॉइस पढ़ते हैं, कृतिवाच, कर्म वाच, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो आपको इसको पैसिव बताना है। हाथी ने केला खाया तो हाथी के द्वारा केला खाया गया, है ना। ये हो गया कर्मवाच्य। ये हो गया कृतवाच्य में। कृतवाच्य में नॉर्मल रहता है और कर्मवाच्य में ये जो होता है तो इस प्रकार सेंटेंस आपको दिखाई देता है। चलिए इसको पढ़ ले भी लेते हैं। जैसे कि जहाँ सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो वहाँ पर क्या होता है, कर्ता होता है, और जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर कर्म होता है ना। जैसे मोहन के द्वारा फल खाया जाता है, ये हो गया कर्मवाच्य। कृतवाच्य क्या हो गया, जैसे कि मोहन फल खाता है, ये नॉर्मल सेंटेंस दिया है। ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया दोस्तों। थोड़ा ये नाम में थोड़ा अगर कोई हिंदी अभी छोड़ दिया रहेगा, वो पढ़ रहा है, थोड़ा वो समझने में दिक्कत होती है इनके नाम से, है ना। तो कृतवाच्य हो गया जहाँ पर नॉर्मल जो एक्टिव सेंटेंस हो, वो पैसिव हो गया कर्मवाच्य। और एक होता है भाववाच्य। भाववाच्य में इस वाच्य में जो होता है कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव की, है ना, इमोशन की अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ पर कर्ता और कर्म नहीं होता, यहाँ पर भाव होता है। जैसे मोहन से फल नहीं खाया जाता, है ना, यहाँ पर एक भाव है तो ये भाववाच्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरुण का आपको अनेकार्थी बताना है, तो अरुण का हो जाएगा सूर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको बताना है कि जो हिंदी में 8 विभक्तियां होती हैं ना, आई होप आप लोग को पता होगा। विभक्तियों के कारक चिन्ह याद करके जाना दोस्तों। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस विभक्ति का कौन सा चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि जो अधिकरण कारक होता है ना, अधिकरण कारक की आपको बताना है पहचान क्या होगी। तो अधिकरण कारक की पहचान होती है में में और पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको सब पूरी विभक्तियों का रिवीजन भी करता देता हूँ। जैसे कर्ता का हो गया ने, कर्म को हो गया को, करण का हो गया से के द्वारा, संप्रदान का हो गया के लिए,
और अपादान कारक हो गया किसी से अलग होना, तो अपादान कारक होता है। संबंध बताने के लिए काके की। अधिकरण जो हो गया पूछा गया था मैं पर, अधिकरण का चिन्ह क्या होता था दोस्तों, मैं और पर। और संबोधन में हे और हरे होता है। कुल 8 विभक्तियां होती हैं, ये भी याद करके जाना है आपको कि जो हिंदी में कितनी जो कारक चिन्ह होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को, ऐसे आपको याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हरे। और इनका ये आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, इनका क्या वर्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, उसका कौन सा पार्ट नहीं है। अन्य पुरुष भी होता है उसका पार्ट, मध्यम पुरुष भी, उत्तम पुरुष भी होता है, अति उत्तम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ भी लेते हैं। जैसे इनकी जो होता है तो पहचान भी पूछ ली जाती है। जैसे उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और अन्य पुरुष हो गया। जैसे उत्तम में मैं, मेरा और मुझे ये सब वर्ड आते हैं। मध्यम में तुम, तुम्हारा, तुमको आता है। और अन्य में वह, उस, उसे, ये वर्ड आते हैं। सर्वनाम के बेसिकली कितने भाग होते हैं दोस्तों, 6 भाग होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और इनकी आप पहचान भी दे सकते हो। जैसे पुरुषवाचक वाचक में मैं, हम, मुझ, तुम, तुझको, है ना, वह, उसे आता है। निश्चयवाचक में जो निश्चय हो, है ना। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई ये हो गया, कुछ हो गया, अनिश्चय वर्ड है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक वर्ड आने चाहिए, है ना, कौन, क्या, ये सब। संबंध होता है जो जिसको, ये संबंधवाचक में होता है। निजवाचक में मैं और आप। तो ये सब होते हैं दोस्तों सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ये आपको याद रखना है। कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वनाम के, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपको इनका नाम भी पता रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी 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 हाँ, जैसे कोई भूतकाल है ना, यानी पास्ट है, पास्ट में कोई कार्य होकर अभी रिसेंट में ही समाप्त हुआ है, अभी तुरंत ही समाप्त हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा भूतकाल होता है। इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आसन्न भूतकाल, है ना। आसन्न भूतकाल मतलब कोई भी काम होकर, कोई भी क्रिया भूतकाल से शुरू होकर, भूतकाल से शुरू हो रही है और अभी 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 यानी प्रेजेंट में, अभी रिसेंट में ही खत्म हुई है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। चलिए इसको अपन डिटेल में पढ़ देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे भूतकाल के जो होते हैं 6 भेद माने जाते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, और एक हो गया पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल दोस्तों, सामान्य होता है जैसे क्रिया के सामान्य रूप से भूतकाल में पूरे होने का संकेत, जैसे सोहन ने गाना गाया। आसन्न भूतकाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है जैसे क्रिया का अभी अभी भूतकाल में समाप्त होना, जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है ना। पास्ट से लेकर प्रेजेंट में खत्म हो रहा है तो वहाँ पे आसन। पूर्ण भूतकाल मतलब कार्य समाप्त हो चुका है, जैसे वह दिल्ली गया था, ये कार्य समाप्त हो गया है। अपूर्ण मतलब अभी चल रहा है कार्य, है ना, जिसको कंटिन्यू बोलते हैं, राम पढ़ रहा था। संदिग्ध मतलब संदिग्ध हो मतलब संदेह हो, जैसे तू गया होगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हेतु हेतु मद में पहली क्रिया जो है तो दूसरी क्रिया पर डिपेंड करती है। कार्य पूर्ण हो सकता था किंतु दूसरी कार्य की वजह से नहीं हुआ। जैसे यदि मैं आता तो वह चला जाता, यदि ट्रेन आती तो मैं जाता, ऐसे ना। डॉक्टर के आने से रोगी मर चुका होगा, तो एक दूसरे पर डिपेंड है ना, तो वहाँ पर कौन सा होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये आपको याद रखना है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि धर्मात्मा का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस आत्मा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें स्वर संध का कौन सा भाग है, दीर्घ संध, स्वर दीर्घ संधि है। क्योंकि धर्म प्लस आत्मा, आ की यात्रा, अ प्लस अ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ मिला रहे हैं, जो कि दीर्घ संधि की पहचान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्न किस्म में से कौन सा विकल्प जो है तो उसमें प्रत्यय नहीं लगा है ना। कौन सा वर्ड जो है इनमें से प्रत्यय से नहीं बना है। तो लालिमा में प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, टुकड़ी में ई प्रत्यय है, शक्तिमान में शक्ति प्लस मान प्रत्यय है, सफल, सफल में कोई प्रत्यय नहीं है, स धन फल,
इसमें उपसर्ग लगा है दोस्तों स। और लालिमा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ईमा प्रत्यय है। टुकड़ी में ई, शक्तिमान में आन का प्रत्यय है, आन प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। सो अलंकार की मैंने नोट्स आप लोग को दे दी थी टेलीग्राम में, आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इसमें जो दोस्तों त और त की बार बार क्या हो रही है, आवृत्त हो रही है। और जब एक ही वर्ड, एक ही वर्ण की, जब एक ही वर्ण की कई बार आवृत्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो ये सिंपल था। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, अनुप्रास। और यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार वो होता है कि जब एक शब्द, कोई एक शब्द है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक जब शब्द दो बार आए, दो बार आए या अधिक बार आए, और उसके जो अर्थ हैं अलग अलग हो, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरात या पाए बौरात, है ना। यहाँ पे कनक वर्ड दो बार आ रहा है और इसके अलग अलग अर्थ हैं, है ना। एक कनक हो गया सोना और एक कनक हो गया धतूरा जो विष का रूप होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, दो वर्ड हो। इसी प्रकार आपको श्लेष का भी पता होगा। श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्तों, श्लेष अलंकार एक ही शब्द होता है, एक ही शब्द होता है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गैन उबरे मोती मानो सोन। तो यहाँ पर जो पानी वर्ड होता है ना दोस्तों, पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे में श्लेष अलंकार होता है। और उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों, उपमा अलंकार क्या होता है, जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। जैसे सीता का मुख जो है तो चंद्रमा सा है, और इसकी जो पहचान होता है सा से सी, ये सब वर्ड आते हैं। सरिस हो गया, है ना, पीपर पात सरिस मंडोला, ऐसे वर्ड आते हैं। वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो आई होप ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कई बार रचनाएं जो होती है उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी की आपको प्रसिद्ध रचना बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा कामायनी, है ना। कामायनी जो है तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अन्य देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे परिमल हो गया। परिमल जो है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। नीरजा जो है तो महादेवी वर्मा की है। और अनामिका भी जी किसकी है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो रंगभूमि है वो किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो जो दोस्तों रंगभूमि है वो उपन्यास किसका है, प्रेमचंद का। और प्रेमचंद का एक फेमस कौन सा उपन्यास है, गोदान। तो गोदान भी आपको याद रखना है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है और रंगभूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आपको बताना है कि प्रश्न वाक्य में बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया का भाग है। जैसे क्रिया होती है, क्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रिया से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें कौन सी, ये जो दिया गया शब्द है उसमें कौन सी क्रिया है। जैसे अनु ने देख कर निबंध लिखा, अनु ने पहले देखा फिर निबंध लिखा, कि कौन सी क्रिया हो गई दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगर कोई चीज़ हम पहले उसको देखते हैं, मतलब से पहले देखते हैं फिर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्रिया के अपन पूरे पार्ट अब रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने गए हैं। रचना के आधार पर दोस्तों कितने क्रिया के भेद माने गए हैं, 5 भेद माने गए। एक होती है सामान्य क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया, एक हो गई नाम धातु क्रिया, एक हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हो गया पूर्वकालिक। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कई बार। तो सामान्य क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिसमें एक ही क्रिया हो, है ना, जहाँ पर एक ही क्रिया हो, जैसे सोहन ने गाना गाया। संयुक्त में जब दो क्रिया होती है संयुक्त। नाम धातु यानी कि धातु मतलब जिसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु बोलते हैं। जैसे हाथ हो गया, ये संज्ञा है ना, और इसमें हथियाना लिख दिए तो ये क्रिया बन गई, तो ये नाम धातु हो गई। गर्म क्या है आपका, ये भी संज्ञा है, गरमाना ये भी क्या हो गया, नाम धातु। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों, कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो
तो यहाँ पर कौन होगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई, जब कर्ता क्रिया समाप्त करके तुरंत ही दूसरी क्रिया आरंभ कर दे, वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे वह पढ़ा फिर सो गया, वहाँ पर पूर्वकालिक हो गई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ के जाना दोस्तों, है ना। सो दोस्तों ये रही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन आज के हिंदी के। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर देंगे। और आप सभी के एडमिट कार्ड ज़रूर आ गए होंगे, तो आप ज़रूर कमेंट बताएं कि आपका एग्ज़ाम किस किस डेट को है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।